प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक को समझाने जा रहे हैं वह टॉपिक जनजाति समूह से संबंधित है। आपके इस यूनिट में 3 जनजाति के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है, जिनमें पहला एस्किमो जनजाति के बारे में पहले की क्लास में समझाने की कोशिश की गई। दूसरी जनजाति बुशमैन जनजाति, जो मरुस्थलीय भागों में, खास करके कालाहारी की मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है, जिन जनजातियों की संख्या बहुत सीमित है, 8 से 10 हजार ही है। उन जनजाति को इससे पहले की क्लास में बता दिया गया था। आज हम एक भारत की ऐसे जनजाति के बारे में समझने जा रहे हैं जिस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। प्यारे बच्चों, भारत में 5.5 करोड़ जनजाति पाए जाते हैं। इनमें 5.5 करोड़ जनजातियों में देखा जाए तो 700 जनजातियों की समूह है। उनमें ये गोंड जनजाति एक प्रमुख जनजाति है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इनकी बहुलता है। भारत में जितने भी जनजाति पाए जाते हैं उनमें संख्या के आधार पर देखा जाए तो गोंड जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। यह जनजाति गोंदावन क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम गोंड जनजाति के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति गोंदावन क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग जो हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग कह सकते हैं, ये भाग जो है इन जनजातियों के समूह के रूप में जाना जाता है। ये जनजाति इसमें इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। यह जनजाति का एक अपना शासन क्षेत्र था। मुगल काल में ये जनजातियों का अपना शासन क्षेत्र था, लेकिन 1760 ईस्वी के बाद मराठों ने इस पर आक्रमण करके इन जनजातियों के इस गोंड जनजाति के क्षेत्र को अपने में अधीन कर लिया। यह जनजाति मुख्य रूप से इन चारों राज्यों में पाए जाते हैं और यह जनजाति की मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो पशुपालन और कृषि ही है। इन जनजातियों को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे देखा जाए तो मरिया, मुर्जा, भटरा, गजवा, गढ़वा, ढाकर, केवट आदि जनजातियों आदि समूहों के नाम से ये जनजाति जाने जाते हैं। इन जनजातियों में खास करके राजगोंड जनजाति जो है वो सबसे सभ्य जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसे राजगोंड जनजाति को खास करके रावण वंशी के नाम से भी जाना जाता है और गढ़ मंडला इनका शासन क्षेत्र था। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इसी वंश की थी। कौन से वंश की? इसी गोंड जनजाति के जो राज
गोंड है जो सबसे सभ्य इन जनजातियों में माने जाते हैं और उसी वंश से के रानी दुर्गावती थी। यह जनजाति, इन जनजातियों पर हिंदू की रीति रिवाजों का अमिट, हिंदू संस्कृति की रीति रिवाजों का अमिट छाप जो है देखने को मिलते हैं। पूर्ण रूप से यह जनजाति कई भागों में बटे हुए हैं। इन जनजातियों में देखा जाए तो खास करके कृषि कार्य में जो संलग्न हैं, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को विशेष महत्व दी जाती है और स्थानांतरित कृषि में ये आसपास के जंगलों को साफ करके और उसमें आग लगा, जब सूख जाता है तो आग लगा के जला करके उसी राख पर हल से या फावड़े से जमीन को खोद दी जाती है और बीज छिटक दिया जाता है और इसी से फसलों की पैदावार ये लोग करते हैं। तो इस तरह से ये जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। लेकिन जब मैदानी भागों में जंगलों के समीप ये लोग जब स्थानांतरित कृषि इस तरह से करते हैं तो उसको दिप्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लेना, इसको कौन से कृषि के नाम से जाना जाता है? दिप्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। और जब उसी जो पठारी पर्वतीय भाग हैं, उन पहाड़ी भागों में जो सीढ़ीनुमा खेती, कंट्रोल्स की तरह की जो है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उस सीढ़ीनुमा खेती वाले को क्या कहा जाता है? पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ दो प्रकार की जो है स्थानांतरित कृषि तो है ही, लेकिन इसको स्थानांतरित कृषि को दो नामों से पुकारा जाता है। एक को समतलीय भाग पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको दिप्पा, और जो पर्वतीय भागों के ढालों पर जो सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। जनरली जो है ये क्वेश्चन टिकट में या परीक्षा, कंपटीशन की परीक्षा में इस तरह के जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम देखें अधिवास और एवं उसकी अर्थव्यवस्था, तो ये लोग गोंड जनजाति के लोग सामान्यतः कच्चे मकानों में रहते हैं, छोटे छोटे समूहों में बटे हुए रहते हैं। इनका अधिवास जो है पक्का नहीं होता, बल्कि जो है और होता भी है तो अभी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये कच्चे मकानों में बना करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखते हैं और ये आखेट के साथ पशुपालन और कृषि कार्य तीनों जो है इनके व्यवसाय में संलग्न है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये लोग मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय से संलग्न है। ये प्राथमिक व्यवसाय पर ही जो है निर्भर रहते हैं। इसके अलावा ये इनमें से कुछ ऐसे भी जनजातियों की समूह हैं जो खास करके मत्स्य पालन में लगे रहते हैं और मछलियों को ये पकड़ करके या उसको समुद्र या नदियों से जो है उसको इकट्ठा करके और उसको बेचते हैं और उसके बदले में वह या तो पैसे भी लेते हैं और साथ ही पैसे नहीं मिलने पर ये उसके बदले में अनाज भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो गोंड जनजाति जो है वो भारत में अधिक संख्याओं में इन गोंदावन प्रदेशों में अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्या है? यहाँ के जो है कुटीर उद्योग, ये लोग छोटे छोटे जो है उद्योगों में संलग्न होते हैं। कुटीर उद्योग का मतलब होता है पारिवारिक उद्योग या पारंपरिक उद्योग में जो परिवार के लोग संलग्न होते हैं उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं, जिनमें किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो है मानवीय श्रम के आधार पर जो है छोटे छोटे जो है वह वस्तुएं बनाए जाते हैं। उन वस्तुओं को जो है हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। इन कुटीर उद्योगों में परिवार के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। वैसे भी कुटीर उद्योग में देखा जाए तो 10 से 15 सदस्य ही रहते हैं। सभी अपनी पारंपरिक रूप से उद्योग में संलग्न, कोई
और जैसे लोहे की बर्छी बनाना या बांस की टोकरी बनाना, जहां पर जो जिस तरह से जो है उद्योग की जो है व्यवस्था है, उन पारंपरिक उद्योगों में ये संलग्न होते हैं। तो लोहे के अन्य फावड़े, बर्छी, भाला, विभिन्न प्रकार के औजार या बांस की जो है टोकरियां, बांस के, इतना ही नहीं, बांस के ये लोग जो है बांस के जो है कंघियां भी बनाते हैं, जिससे जो है बालों को संभालने की काम करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कुटीर उद्योग में ये लोग संलग्न होते हैं। ये इससे इनकी अपनी भी आवश्यकताओं पे पूरा तो करते ही हैं, और साथ ही जो है उसे स्थानीय भागों में ले जाकर के बेचते भी हैं, जिससे उसको कुछ धन उपार्जन हो जाता है। ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये लोग इन लोगों का जीवन स्तर जो है बहुत निम्न होता है, साधारण जीवन होता है, और ये खास करके भौतिक पर्यावरण ये दृष्टिकोण से वह उस पर निर्भर रहता है। यानी कुल मिलाकर के ये लोग जो है वह जो भी वातावरण से उसे सामंजस्य स्थापित करते हुए जो कुछ उसको मिलता है उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। साथ आखेट भी करते हैं। इतना ही नहीं, जंगलों के समीप में जाकर के कंदमूल, शहद आदि को भी इकट्ठा करते हैं, और ये लोग इस तरह से जीवन यापन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है वस्त्र आभूषण। सामान्यतः जो है वृंदावन क्षेत्र के लोग जो हैं, वह जनजाति जो है वह सभी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो है धोती कुर्ता, आजकल पैंट भी पहनना शुरू कर दिए हैं, और महिलाएं जो हैं वह साड़ियां, घाघरा, लहंगा, ये सभी भी पहनते हैं। इस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की औरतें जो हैं, पुरुष से लेकर के औरतें अपने शरीर पर जो है गुदवा गुदवाते हैं, टैटू जिसको कहते हो वो गुदवा गुदवाते हैं, और ये वहाँ की जो है सबसे प्रचलित जो है एक तरह से प्रथा। सामान्यतः सभी क्या कहते हैं गोंडी जनजाति के लोग ये अपने शरीर पर, शरीर के अंगों पर जो है वह गुदवा गुदवाते हैं। ये लोग पशु को अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या भूत प्रेत को भगाने के लिए, विभिन्न प्रकार के मन्नत को पूरा करने के लिए पशु बलि का भी इन समाजों में प्रथा अधिक है। इन समाजों में पशु बल भी दिए जाते हैं, और पशु बल खास करके इन समाजों का प्रमुख है। ये लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा काम जो है वह अगर अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है जो मन्नत मांगते हैं, अगर उसका मन्नत पूरा होता है तो निश्चित रूप से ये लोग बलि प्रदान पशुओं के बलि भी चढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो खास करके श्रम, मजदूरी, दास व्यवस्था जो है इन समाजों में अधिक देखने को मिलती है। श्रम मजदूरी, ये लोग मजदूरी करते हैं कृषि कार्य में। इन लोगों के पास में जमीन बहुत कम रहता है, तो जमींदारों के पास जाकर के जो है मजदूरी भी करते हैं, लेकिन वो उनसे जो क्या कहते हैं ऋण लेते हैं, वह ऋण में ये लोग काफी एक वंश से दूसरे वंश भी जो है इस ऋण चुकाने में लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि ये लोग उसी मालिक का जो है बंधुआ मजदूर बनकर के रह जाते हैं, जिनके पूर्वज उस जमींदार के जो है मजदूर थे, उसी का जो है आने वाली पीढ़ी भी मजदूर बन जाता है, जिसको हम एक तरह से जो दास प्रथा के नाम से जानते हैं। इस तरह की स्थिति जो है वहाँ के जनजातियों में देखने को मिलते हैं। ये जनजाति जो है ऋणों से जो है दबे हुए रहते हैं, साहूकारों के चक्कर में वह फंस जाते हैं, फिर निकलने का जो है अवसर इन लोगों को बहुत कम मिलता है। ये लोग सीधे साधे सज्जन और प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और किसी प्रकार का जो है ये लोग जो अन्य क्या कहते हैं कार्य में, जैसे विभिन्न प्रकार के जो हैं जो कार्य होते हैं उन कार्यों में जो है ये लोग संलग्न नहीं रहते।
सामाजिक व्यवस्था देखा जाए तो ये लोग इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था जो है पितृसत्तात्मक है। इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या है? पितृसत्तात्मक है, यानी ये जो अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और पिता के मृत्यु के बाद जमीन को जो है आपस में सभी पुत्रों में बांट दिया जाता है, जो अन्य समाजों में भी देखने को मिलता है। और बड़ों का आदर करना इन समाज का जो है प्रमुख जो उदाहरण है। और ये लोग जो है पितृसत्तात्मक जो सामाजिक ढांचा को अभी तक भी बनाए हुए हैं, यानी बड़ों का सम्मान करना, परिवार का सारा जो है कर का ढांचा परिवार के मुखिया के रूप में जो भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हीं के आदेशों का पालना सभी को करना कर्तव्य समझा जाता है। जहां तक हम गोंड जनजाति के बारे में देखें तो गोंड जनजाति की जलवायु जो है, खास करके चूंकि भारत में है ये जनजाति पाए जाते हैं, तो गोंड जनजाति मानसूनी जलवायु में पाए जाने वाले जो है यह जनजाति हैं। और यहाँ पर जो वनस्पतियां भी है, जो मानसूनी वृक्ष ही पाए जाते हैं, साल, सागवान, शीशम, महुआ एवं अन्य प्रकार के जो वृक्ष जो मानसूनी वन है, उन वनों की जो अधिकता इन इलाकों में, इन भागों में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर तापमान जो है वार्षिक देखा जाए तो 27 से लेकर के 34 डिग्री जो है सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्षा अगर देखा जाए तो वर्षा जो है 140 से 165-70 सेंटीमीटर इन भागों में वर्षा होती है। कुल मिलाकर के यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु ही मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खास करके जो केवट, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, वहां पर केवट जो जनजाति है, जो इसी जनजाति का भाग है, ये लोग जो है मत्स्य व्यवसाय में अधिक संलग्न देखने को मिलते हैं। आधुनिकता का प्रभाव अगर हम देखें इन जनजातियों में तो खास करके अभी वर्तमान में धीरे धीरे जो है वह इन समाजों में, गोंड जनजातियों के समाजों में जो है आधुनिकता का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से इन जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत से जो है और ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनके कारण इन जनजातियों में जो बच्चे हैं वह बच्चे जो है पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं, और धीरे धीरे जो है इन लोगों की जो सामाजिक संरचना जो है, सामाजिक ढांचा जो है, जो शिक्षा से जो है ये लोग काफी जो है वंचित रहते थे, उनमें जो है नया प्रगति देखने को मिलता है। इस तरह से राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रयासों से इन जनजातियों के उत्थान के लिए जो है जो कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए गए हैं, वह सभी सराहनीय हैं। और ये जनजाति अब पढ़ने लिखने लगे हैं। जो निरक्षर थे वह साक्षर होते होते जो है आगे अच्छी जो है वह एजुकेशन प्राप्त करने में लगे। हाल ही में देखा जाए तो दो एक जो भारत की सबसे जो प्रतिष्ठित जो सर्विस है IAS की परीक्षा में दो जो है गोंड जनजाति आदि सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सब आधुनिकता के प्रभाव का ही एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। यह जनजातियों में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह कृषि व्यवसाय के साथ साथ, पशुपालन व्यवसाय के साथ साथ, मत्स्य व्यवसाय के साथ साथ, आखेट के साथ साथ कुछ लोग जो हैं वह समीपवर्ती भागों में जितने भी लोह इस्पात कारखाने हैं उन कारखानों में या अन्य उद्योगों में ये लोग जाकर के रोजगार के प्राप्त करते हैं, जिससे इनमें अर्थ का उपार्जन होता है, जिनसे उनके परिवार के भरण पोषण में जो है सहूलियत होती है। तो इस तरह से ये लोग सभी व्यवसायों में संलग्न होते जा रहे हैं।
आने वाले समय में निश्चित रूप से जो इनकी संख्या है वह संख्या के हिसाब से यह एक सभ्य और एक उच्च शिक्षा से युक्त जो है वह जनजाति के रूप में सामने उभर करके आ सकते हैं। और यही जो है होनी चाहिए कि भारत में कोई भी जो है जनजाति पिछड़ा ना रहे। ये सबसे बड़ी जो है बात है, क्योंकि अगर भारत की सर्वांगीण विकास जो है वह सभी के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी अगर पिछड़ा या जनजाति लोग अगर इस विकास से वंचित हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, रोजगार से वंचित हो जाते हैं, तब तक जो है भारत का संपूर्ण सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस टॉपिक को जो है यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम नए टॉपिक लेकर के आएंगे और जो मैंने बताया है उसको जो है भली भांति जो है एक बार पढ़ना है और नोट तो किया ही है, उसके साथ उसी के अनुरूप आगे वाले टॉपिक की तैयारी करके आना है। धन्यवाद।